आप सभी साथियों का स्वागत है दोस्तों मेरे हमारे इस नए वीडियो में, एक शानदार वीडियो में और एक बेहतरीन से वीडियो में। मेरे भाई आज हम लोग सीखने वाले हैं रसायन विज्ञान के एक सबसे महत्वपूर्ण कंसेप्ट के बारे में, जिसमें आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मिश्रण के बारे में, जिसे हम लोग इंग्लिश में मिक्सर के नाम से जानते हैं। ठीक है, देखिए आपने एक चीज जरूर सुना होगा कि जमीन के नीचे से कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है। उस कच्चे पेट्रोलियम से हमारे पास एलपीजी गैस, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, ठीक है, मोबिल, ये सब उससे निकाले जाते हैं निकलते। आपने ये सुना होगा मेरे भाई कि जो मल मूत्र होते हैं उसके दुर्गंध हमारे नाक पर बहुत जल्दी आती है। आपने ये सुना होगा मेरे भाई कि जो किशमिश होती है उसको यदि पानी में डाल दिया जाए तो किशमिश फूल जाती है। ठीक है, आपने ये भी देखा होगा मेरे भाई कि घर में जो हमारे पास खाना बनते हैं उसकी दुर्गंध हमारे नाक तक बहुत जल्दी आ जाती है। तो ये सब कंसेप्ट जो हमारे होते हैं ये हमें मिश्रण में पढ़ने होते हैं। ठीक है, इन सभी कंसेप्ट को मेरे भाई हम लोग ध्यान से पढ़ेंगे। वीडियो बहुत ही नॉलेजेबल होने वाली है और बहुत ही अच्छी होने वाली है, तो इस वीडियो को हम लोग पूरा लास्ट तक देखेंगे। ठीक है, तो चलिए हम अपने वीडियो को शुरुआत करते हैं। सबसे पहले सीखिए मेरे भाई कि मिश्रण होता क्या है। ठीक है, देखिए मिश्रण को इंग्लिश में हम लोग मिक्सर कहते हैं। बोलोगे भैया ये सब तो हम सुने हैं, क्योंकि हमारे घर में भी एक मिक्सर है जिसमें हम लोग मसाला को पीसते हैं। ठीक है, देखिए मसाला में होता क्या है कि अलग अलग मसालों को उसमें डालते हैं और मिक्सर हमारे पास पीस के एक उत्पाद हमको बना के देता है, वही तो हमारा मिश्रण है। आप एक और एग्जांपल से सीखिएगा। ठीक है, जैसे देखिए हमारे घर में सब्जी बनती है। बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल बनती है। उस सब्जी में क्या होते हैं, उस सब्जी डाली जाती है, बैगन डाले जाते हैं, आलू डाले जाते हैं, प्याज डाले जाते हैं, लहसुन डाले जाते हैं, धनिया, मसाले, उसके बाद नमक, कई सारे उत्पाद उस सब्जी में डाले जाते हैं, तब हमारे पास सब्जी का निर्माण होता है। हमारे सामने एक सब्जी बन के आती है, वो सब्जी नहीं है मेरे भाई, वो एक मिश्रण है। वो सब्जी नहीं है, वो क्या है मेरे भाई, मिश्रण है। तो मिश्रण का निर्माण कैसे होता है मेरे भाई? मिश्रण का निर्माण कई सारे तत्वों से मिलके, कई सारे यौगिकों से मिलके, बिना किसी अनुपात के, जिसको जो मन करे उस अनुपात में मिला के वो मिश्रण को बना सकता है। यदि मुझे शरबत पीनी है तो मैं चीनी ज्यादा भी डाल सकता हूँ, चीनी कम भी डाल सकता हूँ, ये मेरे ऊपर डिपेंड करेगा। तो मिश्रण को बनाते समय कोई अनुपात निश्चित नहीं किया जाता है। आप जिस अनुपात में चाहेंगे उस अनुपात में मिला के मिश्रण को बना सकते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे ये सब नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, एग्जाम में आपसे पूछा जाता है समांगी मिश्रण को किस तरीके से विघटित किया जाता है। जो क्वेश्चंस आपसे पूछे जाते हैं उसके रिलेटेड मैं आपको पढ़ाऊंगा। ठीक है, देखिए सबसे पहले एग्जाम्पल को सीखिए मेरे भाई। जैसे देखिए पीतल हमारा क्या है मेरे भाई, मिश्रण है। पीतल को हम लोग कहते हैं ब्रास। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखिएगा, क्योंकि हमें हिंदी और अंग्रेजी में कभी कभी कंफ्यूजन होता है। और मेरे भाई कांसा को हम लोग कहते हैं ब्रॉन्ज। ठीक है, कांसा को हम लोग क्या कहते हैं, ब्रॉन्ज। चांदी को हम लोग कहते हैं सिल्वर, और कांपर को मेरे भाई हम लोग कहते हैं तांबा। तीसरी बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा, तो पीतल को हम लोग कहते हैं ब्रास, कांसा को हम लोग कहते हैं ब्रांज। पीतल किन किन चीज से मिलकर बना होता है, कांपर और जिंक से। मेरे भाई कांपर और जिंक को मिला दोगे, 80% कांपर होगा, 20% जिंक होगा, इन दोनों के मेल से मेरे भाई क्या बनता है, पीतल बनता है। ठीक है, देखिए सीखिए मेरे भाई कांसा कैसे बनता है, कांपर और टीन से, इसको मेरे भाई हम लोग कहते हैं टीन। तो कांपर और टीन से मेरे भाई क्या बनता है, कांसा बनता है। अच्छा, वायुमंडल में बहुत सारी गैसें होती है, इनके मिश्रण से हमारा क्या बनता है, वायु बनता है। वायुमंडल में नाइट्रोजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हीलियम है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो कहीं तत्व भी है, कहीं यौगिक भी है। इन सबके मेल से मेरे भाई क्या बनता है, हमारी वायु बनती है, जिसे हम इंग्लिश में एयर कहते हैं। तो ये भी वायु भी हमारा एक प्रकार से क्या है मेरे भाई, मिश्रण है। वायु भी क्या है, एक प्रकार से मेरे भाई मिश्रण है। अब रही बात मेरे भाई शरबत। ठीक है, शरबत में क्या क्या चीज होता है, पानी, चीनी, नींबू, ग्लूकोज, कुछ भी हम डाल सकते हैं। तो ये हमारा क्या निर्माण होता है मेरे भाई, शरबत। अब रही बात ये बात है कि हम इसको किस अनुपात में मिलाते हैं, ये हमारे ऊपर डिपेंड करता है। इसलिए हम कहते हैं कि मिश्रण को हम किसी भी अनुपात में मिला के प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। तो इसके एग्जाम्पल्स मेरे भाई, परिभाषा को एक बार ध्यान से सीखिएगा कि 2 या 2 से अधिक तत्व भी होना चाहिए, या तो 2 या 2 से अधिक तत्व होना चाहिए, या तो 2 या 2 से अधिक यौगिक भी होना चाहिए। ये दोनों लाइन मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा। 2 या 2 से अधिक तत्व होना चाहिए, 2 या 2 से अधिक यौगिक होना चाहिए, बिना किसी निश्चित अनुपात में। ठीक है, बिना किसी अनुपात में या बिना किसी निश्चित अनुपात में यदि हम इनको मिला दें, ठीक है, तो हमारे पास क्या निर्माण होता है मेरे भाई, वो मिश्रण का निर्माण होता है, या उसे हम मिश्रण कहते हैं। ठीक है, अब देखिए मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं ये पूछा जाता है। मिश्रण कितने प्रकार के होते हैं, 2 प्रकार के होते हैं, एक समांगी मिश्रण, एक विषमांगी मिश्रण। ठीक है, विषमांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो अलग अलग देखा जा सकता है। समांगी मिश्रण उसे कहते हैं जो मिलकर एक हो जाए, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं।
ठीक है, ध्यान से सीखिए मेरे भाई। देखिए कौन कौन से होते हैं मेरे भाई, एक हमारे पास होता है समांगी मिश्रण, ठीक है, एक हमारे पास होता है मेरे भाई समांगी मिश्रण, और एक हमारे पास होता है मेरे भाई विषमांगी मिश्रण, ठीक है, क्या होता है मेरे भाई, विषमांगी मिश्रण, ठीक है, एक हमारे पास समांगी मिश्रण, एक हमारे पास विषमांगी मिश्रण। यदि आपसे पूछो कि इसका इंग्लिश में नाम क्या होता है मेरे भाई, तो इसको हम कहते हैं होमोजेनियस, होमोजीनियस, ठीक है, मिक्सर, होमोजीनियस मिक्सर। इसको कहते हैं हेट्रोजीनियस, हेट्रोजीनियस मिक्सर, ठीक है, हो जाए। जैसे देखिए यदि मैं चाहूं तो चीनी और पानी को यदि मैं मिला दूं, ठीक है, तो क्या यह घुलकर दो चीज बन जाएंगे कि एक चीज बनेंगे, बोलोगे भैया एक बन जाएगा, ठीक है। यदि मैं कहूं, ठीक है, यदि मैं कहूं कि नमक और पानी को मिला दूं तो क्या यह एक बन जाएंगे कि अलग अलग बन जाएंगे, तो मेरे भाई एक बन जाएंगे। यदि मैं कहूं कि दूध और पानी को मेरे भाई यदि आप मिला दो तो क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे कि अलग अलग हो जाएंगे, तो मेरे भाई बोलोगे एक बन जाएंगे, ठीक है। आगे देखिए यदि मैं कहूं कि नींबू और पानी को मिला दो तो मेरे भाई ये क्या बन जाएंगे, एक बन जाएंगे, ठीक है। ये किसके उदाहरण है मेरे भाई, ये चारों के चारों मेरे भाई एग्जाम्पल आपको सिखाया हूं समांगी मिश्रण के, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, ये देखिए विषमांगी मिश्रण के उदाहरण को आप सीखिए। जैसे देखिए मैं क्या करता हूं मेरे भाई कि पानी में क्या करता हूं, पत्थर डाल देता हूं, ठीक है, पानी में क्या करता हूं, पत्थर डाल देता हूं। क्या मेरे भाई इसको हम अलग अलग देख सकते हैं, बोलोगे हाँ भैया पानी तो पानी दिखेगा, कंकड़ और पत्थर अलग अलग दिखेंगे, ठीक है, क्लियर हो गया। देखिए मैं क्या करता हूं, पानी में चावल डाल देता हूं, क्या करता हूं, चावल डाल देता हूं, तो चावल को अलग देख सकते हैं, पानी को अलग देख सकते हैं, ठीक है। मैं आपसे क्या कहता हूं, मैं कहता हूं पानी में तेल डाल देते हैं, ठीक है, क्या डाल देते हैं, तेल डाल देते हैं, तो तेल अलग हो जाएगा, पानी अलग हो जाएगा, ठीक है। ये कौन सा मिश्रण कहलाएगा मेरे भाई, विषमांगी मिश्रण कहलाएगा, ठीक है। देखिए चावल में पत्थर डाल दो, चावल में क्या डाल दो, पत्थर डाल दो। जब हम चावल को अलग अलग करते हैं तो उसमें पत्थर होते हैं, ठीक है, छोटे छोटे कंकड़ होते हैं, तो ये अलग अलग दिखाई देते हैं। जब इनको अलग अलग देख सकते हैं उससे हम क्या कहते हैं, विषमांगी मिश्रण। आपने मेरे भाई सलाद बनाया होगा, तो फलों का सलाद, फलों का सलाद, आपने फलों का सलाद जब देखा होगा तो उसमें कई सारे फल मिले होते हैं, उसमें कई सारे फल मिले होते हैं, तो उनको हम अलग अलग देख सकते हैं। तो मेरे भाई ऐसा विलयन जिसको हम अलग अलग देख सकते हैं उसे विषमांगी मिश्रण, ऐसा मिश्रण जिसको हम एक में देख सकते हैं, सेम होते हैं, उसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, ठीक है। आइए मेरे भाई इसको ध्यान से सीखिएगा कि समांगी मिश्रण किसे कहते हैं, ठीक है। ऐसे देखना मेरे भाई, घुलने के बाद, घुलने के बाद एक हो जाए, घुलने के बाद एक हो जाए, इसकी ट्रिक होती है, घुलने के बाद एक हो जाए, वो हमारा क्या कहलाता है मेरे भाई, समांगी मिश्रण, ठीक है। देखो यहाँ पे, और विषमांगी मिश्रण में क्या कहेंगे, मिलने के बाद, मिलने के बाद, मिलने के बाद अलग अलग दिखाई दे, अलग अलग दिखाई दे, दिखाई दे, उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, विषमांगी मिश्रण कहते हैं। एक को मेरे भाई हम लोग कहते हैं समांगी मिश्रण, एक को कहते हैं हम लोग विषमांगी मिश्रण। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान दीजिएगा, ठीक है, ठीक है। आगे देखिए मेरे भाई, आपने एक नाम सुना होगा विलेय, विलायक, विलयन। इस कंसेप्ट को मेरे भाई एकदम ध्यान से सीखिएगा, कभी भी आज के बाद आपको कंफ्यूजन नहीं होगा, ठीक है। देखिए ये कंसेप्ट है, ये ट्रिक है, इसमें मैं आपको विलेय, विलायक, विलयन इन तीनों के बारे में आपको सिखाने वाला हूं, ठीक है। देखिए मेरे भाई, ठीक है, देखिए एक हमारे पास पात्र हो गया, पात्र यानी बर्तन, एक हमारे पास क्या हो गया, पात्र, पात्र यानी मेरे भाई बर्तन। इस बर्तन में क्या है, आप लोग बोल देना भैया इस बर्तन में क्या है, पानी है। इस बर्तन में क्या है, पानी, क्या कहते हैं, वाटर कहते हैं। इस बर्तन में हमने क्या डाल दिया, इस पानी में हमने क्या डाल दिया, हमने डाल दिया नमक, साल्ट, क्या डाल दिया, नमक डाल दिया। अब मुझे ये बताओ मेरे भाई, हमने क्या डाला, पानी में नमक डाला है कि नमक में पानी डाला है, तो आप सारे लोग बोलोगे भैया कि हमने पानी में नमक डाला है। हमने क्या डाला है मेरे भाई, पानी में नमक डाला है। कंसेप्ट को सीखिएगा मेरे भाई, हमने क्या डाला है, पानी में नमक। अब आप ये बताइए कि पानी घुल रहा है कि नमक घुल रहा है, तो बोलोगे भैया कि नमक जाके घुल जाएगा। पानी घुल रहा है कि नमक घुल रहा है, तो मेरे भाई नमक घुल रहा है।
तो जो घुल रहा है वो विलेय, जो घुला रहा है वो विलायक, और जो बन के तैयार हो रहा है वो विलयन। फिर से सीखिए मेरे भाई, जो घुल रहा है, जो घुल रहा है वो विलेय, जिसमें घुल रहा है विलायक, घुलने के बाद जो प्राप्त होगा वो क्या होगा, विलयन होगा। सिंपल सा कंसेप्ट है, ध्यान से सीखिएगा, ठीक है। देखिए हम क्या कहेंगे, पानी में नमक, तो ये पानी क्या होगा मेरे भाई, पानी हमारा हो जाएगा, पानी क्या हो जाएगा मेरे भाई, विलायक हो जाएगा। विलायक क्यों होगा, विलायक को हम लोग कहेंगे सॉल्वेंट, ठीक है। क्यों होगा, यहां पे आप इसकी परिभाषा लिखिए कि जिसमें जो घुला रहा हो, ऐसे लिख लीजिए, जो घुला रहा हो, जो घुला रहा हो वो क्या होगा, विलायक। कौन घुला रहा है मेरे भाई, पानी घुला रहा है। और ये हमारे पास क्या है, नमक, ठीक है। नमक हमारे पास क्या है मेरे भाई, विलेय है, ठीक है। विलेय मतलब क्या हो गया, सॉल्यूट हो गया, ठीक है। सॉल्यूट का मतलब क्या हो गया, जो घुल रहा हो, जो घुल रहा हो। अरे यस या नो मेरे भाई बोलो तो सही, जो घुल रहा हो उसे हम क्या कहेंगे, सॉल्यूट, सॉल्यूट कहेंगे यानी विलेय कहेंगे। और दोनों के मिलने के बाद जो हमें प्राप्त होगा, जो हमारे पास प्राप्त होगा मेरे भाई, वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, विलयन प्राप्त होगा। इन दोनों को घुलाने के बाद जो प्राप्त होगा वो हमारे पास क्या प्राप्त होगा मेरे भाई, विलयन प्राप्त होगा, ठीक है। क्लियर होगा यहां तक। आप इस तरह से भी बोल सकते हैं मेरे भाई, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है उसे हम विलायक कहते हैं, जिसकी मात्रा कम होती है उसे हम विलेय कहते हैं। विलेय और विलायक के मिलने के बाद क्या बनता है, विलयन बनता है। जिसके मोलों की संख्या कम होती है वो विलेय, जिसके मोलों की संख्या ज्यादा होती है विलायक, जिसके मोलों की संख्या, दोनों को मिलाने के बाद हमारे पास क्या बनता है, विलयन बनता है। परिभाषाएं मेरे भाई कई तरीके से हो सकती है, आप कहीं भी जाके मेरे भाई सर्च करोगे परिभाषाएं आपको हजारों मिल जाएंगी। लेकिन मेरे भाई आपको एक बार कंसेप्ट आपको याद हो जाएगा ना, तो यकीन मानना कोई भी ऐसा सवाल नहीं होगा जो आपसे कभी गलती हो जाएगा, ठीक है। तो एक बात मेरे भाई आप कंसेप्ट को ध्यान से सीखिएगा, जिसकी मात्रा कम होती है वो विलेय, जिसकी मात्रा ज्यादा होती है वो विलायक, ठीक है। यानी कह सकते हैं कि जो घुला रहा है वो हमारा क्या हो जाएगा, विलायक, जो घुल रहा है वो विलेय, और घुलने और घुलाने के बाद जो प्राप्त हमें होगा वो हमारा विलयन होगा, ठीक है। ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखिएगा कि मिश्रण को अलग करने की विधियां क्या होती है। जैसे देखिए कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जो बिल्कुल आसान होते हैं, कुछ ऐसे मिश्रण होते हैं जो बहुत कठिन होते हैं, ठीक है। आसान में सबसे आसान यदि कोई मिश्रण को अलग करना होता है तो वो हस्तचयन होता है। जैसे मेरी बात ध्यान से सुनिएगा, ठीक है। देखिए हमारे घर में क्या होता है कि जो हमारी मम्मी होती हैं, जो हमारी बहनें होती हैं, हमारी घर की जो स्त्रियां होती हैं, वो क्या करती हैं कि जो चावल होते हैं, जो गेहूं होते हैं, उनमें कुछ कंकड़ होते हैं, उन कंकड़ों को निकाला जाता है, तो इसे हम कहते हैं हस्तचयन। इस प्रक्रिया को हम क्या कहते हैं, हस्तचयन। तो हस्तचयन के द्वारा हम दो अलग अलग पदार्थों को अलग कर सकते हैं। जो हानिकारक पदार्थ होंगे उनको हम अलग कर देंगे, जो लाभदायक पदार्थ होगा उसको अलग कर देंगे, ठीक है। देखिए तो मिश्रण में सबसे पहला चीज मेरे भाई आप लोग लिखिएगा हस्तचयन, ठीक है। हस्तचयन, हस्तचयन में एक सबसे बढ़िया एग्जांपल लिखिएगा मेरे भाई कि चावल और गेहूं, चावल और गेहूं में कंकड़ को अलग करना, कंकड़ को अलग करना, ठीक है। अब ये तो रहा मेरे भाई बहुत ही आसान प्रक्रिया, लेकिन मिश्रण को अलग करने की एक सबसे कठिन प्रक्रिया भी होती है, ठीक है। देखिए एक आपने नाम सुना होगा क्रिस्टलाइजेशन, क्रिस्टलीकरण, इसे हिंदी में कहते हैं रवाकरण। एक्चुअली में ये होता क्या है, जैसे ध्यान से सीखिएगा मेरे भाई, समुद्र का पानी से हमारे पास नमक किस तरीके से प्राप्त किया जाता है, वो क्रिस्टलीकरण के द्वारा प्राप्त किया जाता है, ठीक है। जैसे मैं आपको एग्जांपल से सिखाता हूं, सीखने की कोशिश कीजिएगा। हमारे पास जो समुद्र का पानी होता है उसे हम कहीं पे ले जाके इकट्ठा करते हैं। जैसे वो इकट्ठा होता है मेरे भाई, वहां से क्या होता है कि पानी को भाप से तो पानी उड़ जाएगा, लेकिन उस समुद्र के पानी में जो नमक है वो हमें पूरा का पूरा मिल जाएगा। इस प्रक्रिया को मेरे भाई हम लोग क्या कहते हैं, क्रिस्टलीकरण कहते हैं, ठीक है। आइए मेरे भाई कंसेप्ट को सीखिए। सबसे पहले देखिए दूसरा आप लिखिएगा क्रिस्टलीकरण, क्रिस्टलीकरण या इसे कहते हैं क्रिस्टलाइजेशन, ठीक है। या इसी को मेरे भाई हम लोग कहते हैं रवाकरण। अब इसके बेसिक कंसेप्ट को आप लोग सीखिएगा, ठीक है। परीक्षा में आपसे एग्जांपल्स नहीं पूछे जाते, आपसे पूछा जाता है उसके कंसेप्ट क्या होते हैं। जैसे देखिए मेरे पास मान लेते हैं कि ये समुद्र का पानी है और कहीं इसको हम क्या किए, इकट्ठा किए हुए हैं, ठीक है। ये किसका पानी है मेरे भाई, समुद्र का पानी, और इसको हम कहीं पे इकट्ठा किए हैं। इसी तरीके से ये प्रक्रिया बनाई जाती है। ये क्या है, समुद्र का पानी है, ठीक है। अब मान लेते हैं मेरे भाई ये समुद्र का पानी क्या करता है, ये ऐसे उठ जाता है,
ये क्या करता है, ऐसे भाप से क्या करता है, ये उड़ जाता है। तो जो समुद्र का पानी है, इसमें पानी क्या होगा, वाष्पीकृत हो जाएगा। लेकिन समुद्र के पानी में मेरे भाई क्या पाया जाता है, सोडियम। क्या पाया जाता है, सोडियम। और इसमें क्लोरीन पाई जाती है। आपने नाम सुना होगा ना कि समुद्र के पानी में क्या पाई जाती है, नमक पाया जाता है। तो जैसे ही मेरे भाई ये पानी ऊपर उठ जाएंगे तो हमारे पास बच क्या जाएगा, अंदर क्या बचेगा, नमक बचेगा। ठीक है, समुद्र का पानी बहुत ही खारा होता है, बहुत खारा होता है। आप एक बार पियोगे ना तो आपको ऐसा लगेगा कि बार बार प्यास लग रही है, बहुत खारा होता है। मैं पी के एक बार देखा हूं। ठीक है, देखिए जैसे ही मेरे भाई ये समुद्र का पानी खत्म हो जाएगा, हमारे पास जो बचेगा, ये हमारे पास शेष क्या बच जाएगा मेरे भाई, नमक बच जाएगा। ये प्रक्रिया मेरे भाई क्या कहलाती है, ये क्रिस्टलीकरण कहलाती है। ठीक है, जैसे देखिए मान लेते हैं कि कोई दारू है, कोई शराब है। ठीक है, उस शराब में क्या हुआ कि हमने कोई पानी मिला दिया। ठीक है, अगर पूछोगे भैया कि हम इसको अलग कैसे कर सकते हैं, तो इसको भी हम अलग कर सकते हैं क्रिस्टलीकरण से। जैसे देखिए मेरे भाई, ठीक है, मान लेते हैं ये हमारे पास क्या है, एक फ्रिज है। ठीक है, एक फ्रिज है और इस फ्रिज में हमने क्या रख दिया, इतना मेरे भाई हमने क्या रख दिया, ये हमारे पास हो गया एक बोतल है। ठीक है, इस बोतल में क्या है, दारू भी है और पानी भी है, दोनों है मेरे भाई, अल्कोहल भी है और वाटर भी है, दोनों मिक्स करके रखा गया है। अब इसको अलग कैसे किया जाता है, इसको मेरे भाई ध्यान से सीखिएगा। तो देखिए जो पानी होता है ना, वो 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर पानी क्या होगा, जम जाएगा, जम जाएगा। लेकिन जो अल्कोहल है, अल्कोहल, ठीक है, C2H5OH, ये हमारा अल्कोहल होता है जो नॉर्मल ड्रिंक करने वाले लोग पीते हैं। तो जो अल्कोहल होगा ना, वो -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर जमेगा मेरे भाई। इसलिए हम क्या करते हैं कि जैसे इसको ठंडा करते हैं, पानी हमारा जम के अलग हो जाता है और जो अल्कोहल होता है मेरे भाई, वो हमारा साफ का साफ बच जाता है। इस प्रक्रिया के द्वारा हम पानी में यदि शराब मिला गया है तो उसको हम अलग कर सकते हैं, शराब को अलग कर सकते हैं, पानी को अलग कर सकते हैं। इस प्रक्रिया को भी मेरे भाई हम लोग क्रिस्टलाइजेशन कहते हैं। बात समझ में आई? यहाँ पे मेरे भाई शराब है और पानी है, दोनों में हम पानी को 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर, मतलब 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर कोई भी पानी बर्फ बन जाता है और यहाँ पानी जम जाएगा, बर्फ बन जाएगा। और अल्कोहल 114 डिग्री सेंटीग्रेड, -114 डिग्री सेंटीग्रेड पर क्या होगा, जम जाएगा। तो वहां पे हमारे पास क्या बचेगा मेरे भाई, 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर बर्फ अलग हो जाएगा और बच जाएगा क्या, हमारे पास अल्कोहल। इस प्रक्रिया को हम मेरे भाई क्या कहते हैं, क्रिस्टलाइजेशन यानी क्रिस्टलीकरण कहते हैं। ठीक है, क्लियर हो गया यहाँ तक? तो बोलोगे हाँ भैया बिल्कुल समझ में आ रहा है, बिल्कुल अच्छा लग रहा है। आगे देखिए मेरे भाई, अगला कंसेप्ट हम लोग सीखने वाले हैं आसवन विधि। ठीक है, देखिए आसवन, ऐसे आप लोग हेडिंग लगाइए आसवन। ठीक है, मैं इसे क्या करता हूँ, इरेज कर देता हूँ, फिर मैं आपको आसवन बताता हूँ। ठीक है, पहले मैं इसे इरेज कर देता हूँ, फिर आपको आसवन बताता हूँ। तो इसका आप एग्जाम्पल लिख लीजिए। ठीक है, ऐसे एग्जाम्पल लिख लीजिए, समुद्री पानी से नमक बनाना, समुद्री पानी से नमक का निर्माण। ठीक है, और पानी और अल्कोहल को अलग करना, पानी और अल्कोहल को अलग करना, अल्कोहल को अलग करना। ये दोनों मेरे भाई एनसीईआरटी के एग्जाम्पल हैं, इसलिए आपको मैं लिखवा रहा हूं। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, यहां तक आप लोग नोट करिए, फिर मैं आपको अलग चीज बताता हूं। हम लोग जब एक बार सीख लेते हैं तो हमारे पास सब कुछ सीख में आ जाता है। ये क्या मैंने लिखा है मेरे भाई, पानी, पानी यानी वाटर। वाटर को 3 भागों में बांटा गया। ठीक है, आपने एक नाम सुना होगा मेरे भाई, आपने एक नाम सुना होगा। ठीक है, पानी को हमने कितने भागों में बांटा गया मेरे भाई, 3 भागों में। एक है हमारे पास डिस्टिल वाटर, ठीक है, एक हमारे पास है मिनरल वाटर, आपने एक नाम सुना होगा मेरे भाई मिनरल वाटर, और एक आपने नाम सुना होगा मेरे भाई रेन वाटर, रेन वाटर। ठीक है, देखो डिस्टिल वाटर, रेन वाटर और मिनरल वाटर, इसको कहते क्या है, देखो डिस्टिल वाटर को हम लोग कहते हैं आसूत जल, आसूत, डिस्टिल वाटर को हम लोग क्या कहते हैं मेरे भाई, आसूत जल। इसको हम लोग कहते हैं खनिज जल, खनिज जल। ठीक है, और इसको हमको कहते हैं वर्षा का जल, वर्षा का जल। अब इन तीनों में फर्क क्या होता है, हम लोग दुकान पे जाते हैं तो मेरे भाई मिनरल वाटर मांगते हैं, यदि आप समुद्र के तटीय एरिया पे जाओगे तो वहां पे आप डिस्टिल वाटर मांगोगे, वहां पे मिनरल वाटर आपको नहीं मिलेगा, वहां पे आपको डिस्टिल वाटर मिलेगा। ये थोड़ा इससे महंगा होता है। ठीक है, ये हमारे पास बारिश का जल होता है जो हमें ओपन एरिया में मिलता है, जो हमारे पास आसमान से गिरता है, ये बारिश का जल है। तो ये तो मेरे भाई ओपन तरीके से मिलता है। ठीक है, ये जो आसूत जल है ये कहां से मिलता है मेरे भाई, समुद्र के पानी से वाष्पीकृत करके, वाष्पीकृत करके प्राप्त होता है, प्राप्त होता है।
और इसी प्रक्रिया को मेरे भाई हम क्या कहते हैं, आसवन विधि। ठीक है, खनिज जल हमसे क्या पता है, जमीन के अंदर से जो पानी मिलता है, जमीन के अंदर से पानी को शुद्ध करके, जमीन के अंदर जो पानी है उसको शुद्ध करके जो पानी हम पीते हैं उसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, शुद्ध करके पानी पीते हैं, इसे हम क्या कहते हैं मेरे भाई, खनिज जल कहते हैं, मिनरल वाटर कहते हैं, मिनरल वाटर कहते हैं। ये बात आप लोग मेरे भाई ध्यान रखना। तो आपने मेरे भाई आज से पहले ये चीज जाना था कि पानी कितने प्रकार के होते हैं, पानी 3 प्रकार के होते हैं, डिस्टिल वाटर, मिनरल वाटर, रेन वाटर, और पूरा यदि मिक्सर मिल जाए तो हमारे पास वाटर। ये बात आप लोग मेरे भाई, ये 3 चीज आप लोग ध्यान देना। ठीक है, अब ये आसवन मेरे भाई एक प्रकार का और होता है जिसे हम कहते हैं प्रभाजी आसवन, और सबसे ज्यादा मेरे भाई आप लोग ध्यान देना, प्रभाजी आसवन से क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। ठीक है, देखिए जो हमारे पास समुद्र में ये कच्चा, समुद्र से जो पेट्रोलियम निकाला जाता है, कहीं भूगर्भ भाग से कच्चा तेल यदि कच्चा पेट्रोलियम निकाला जाता है तो उससे कई सारी चीजें बनती है। अब देखिए इन चीजों का मसला क्या है, क्या क्या चीजें निर्माण होती हैं। जैसे देखिए एक है हमारे पास प्रभाजी आसवन, ठीक है, प्रभाजी आसवन। ठीक है, प्रभाजी आसवन का एक सबसे बढ़िया एग्जांपल मेरे भाई यदि कोई है तो वो है कच्चे पेट्रोलियम से, कच्चे पेट्रोलियम से, ठीक है, याद रखना मेरे भाई, कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल, डीजल, किरोसिन, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल, ऐसे आप लोग लिख लेना, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल निकालना, किरोसिन यानी मिट्टी का तेल निकालना। देखिए ध्यान से, सीखिए मेरे भाई, सीखिए आप लोग कि कच्चे पेट्रोलियम से ये इतने सारे चीज कैसे निकलते हैं। अब मैं आपको यहाँ पे एक चार्ट बनाता हूँ, चार्ट से आप लोग सब कुछ समझ जाओगे। देखो कहीं कहीं हमारे जमीन के नीचे क्या होता है, अल्ट्रावायलेट रेज भेजी जाती है। अल्ट्रावायलेट रेज हमें इस प्रकार बताती है, उसमें कुछ ऐसा विक्षेप होता है जिससे हमें ये पता चलता है कि इस जमीन के नीचे पेट्रोलियम है, कच्चा पेट्रोल है। वो पेट्रोलियम को मशीनों के द्वारा हम निकालते हैं। जैसे मशीनों के द्वारा हम कच्चे पेट्रोल को निकालते हैं तो वो पेट्रोल मिश्रण होता है, वो वास्तव में सच में मेरे भाई पेट्रोलियम पेट्रोल नहीं होता है, वो कई प्रकार का मिश्रण होता है। ठीक है, उसे हम कहते हैं कच्चा पेट्रोलियम। ध्यान से सीखिए मेरे भाई, उसे हम क्या कहते हैं, कच्चा पेट्रोलियम। अब इस कच्चे पेट्रोलियम को निकाल के मशीन में लाया जाता है। ठीक है, इस कच्चे पेट्रोलियम को निकाल के मशीन में लाया जाता है। अब देखिए इससे क्या क्या चीजें बनती हैं। ठीक है, इससे क्या क्या चीजें बनती है। इस कच्चा पेट्रोलियम को यदि 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर गर्म कर दोगे ना तो एलपीजी गैस मिलती है, मतलब लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। जो हमारे घर में गैस हम लोग यूज करते हैं वो गैस हमारी क्या मिलती है, एलपीजी गैस मिलती है। 20 डिग्री सेंटीग्रेड पे बस गर्म कर देंगे तो जो वाष्प बन के ऊपर निकलता है, जो धुआं निकलता है, वो एलपीजी गैस होती है इस कच्चे पेट्रोलियम को गर्म करने पर। आगे देखिए मेरे भाई, 20 डिग्री सेंटीग्रेड से लगभग, ये जितने भी मान है मेरे भाई लगभग, अच्छा ये समझिए बस ऐसे ही मैं आपको बता दूं, थोड़ा और गर्म करने पे मेरे भाई क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। ठीक है, थोड़ा सा इससे और मेरे भाई खौलाओगे, लगभग 150 डिग्री सेंटीग्रेड तक आप खौलाओगे 20 से, तो हमारे पास क्या निकलता है, पेट्रोल निकलता है। ठीक है, उसके बाद मेरे भाई 60 से लेकर 200 के बीच में यदि आप इसको कच्चा पेट्रोलियम को उबालोगे तो जो ऊपर वाष्प आपको निकाल दिखाई देता है वो क्या निकलता है, पेट्रोल के बाद क्या निकलेगा मेरे भाई, डीजल निकलता है। ठीक है, इससे भी इसको ज्यादा जलाओगे तो मेरे भाई क्या निकलता है, डीजल के बाद क्या निकलता है, केरोसिन। इसीलिए देखोगे मेरे भाई केरोसिन क्या होता है, हल्का काला जैसे होता है। इसको खूब जलाया जाता है तब जाके जो बचता है वो क्या निकलता है, केरोसिन। पेट्रोल, डीजल, केरोसिन। केरोसिन को लिख लेना मेरे भाई मिट्टी का तेल, मिट्टी का तेल, इसे मिट्टी का तेल कहते हैं। ठीक है, केरोसिन। इसके बाद इसको और जलाया जाता है मेरे भाई तो मोबिल निकलती है। क्या निकलती है, मोबिल निकलती है। मोबिल का मतलब होता है फ्यूल ऑयल, फ्यूल ऑयल। ठीक है, इसको और जला दोगे मेरे भाई तो क्या निकलता है, गिरिस निकलता है। क्या निकलता है, गिरिस निकलता है। एकदम जब जला के राख कर दोगे तो अलकतरा बन जाएगा, अलकतरा बन जाएगा। तो ये मेरे भाई आप लोग ध्यान दीजिएगा, पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, मोबिल, गिरिस, अलकतरा, ये सब कहां से प्राप्त किए जाते हैं मेरे भाई, कच्चा पेट्रोलियम से। और इसी में मेरे भाई यहाँ पे मोबिल के बाद में ही मेरे भाई गिरिस से ऊपर यहाँ बीच में मेरे भाई जो पेट्रोलियम जेली होते हैं जो ओट पे लगाए जाते हैं वो भी यहीं से प्राप्त किए जाते हैं। ठीक है, ये जितने भी एग्जाम्पल क्या है, ये सब मेरे भाई आपको एग्जाम्पल आपको सीखने को मिल रहे हैं, कहाँ पे, मिश्रण में सीखने को मिल रहे हैं। तो ये क्या है, कच्चा पेट्रोलियम मिश्रण है, इस मिश्रण से हम ये चीज प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे बहुत सारे फैक्ट हो गए, इसे भी आप लोग ध्यान रखिएगा। ठीक है,
देखिए आगे, देखिए आगे मैं इसे इरेज कर देता हूं, फिर मैं आगे आपको सिखाता हूं। देखिए अगला देखिए मेरे भाई जो कंसेप्ट है वो है विसरण का। ठीक है, विसरण का मतलब होता है घुलने मिलने का गुण, घुलने मिलने का गुण। ठीक है, देखिए विसरण में आप दो चीज सीखेंगे मेरे भाई। विसरण में जैसे देखिए आपने एक चीज सुना होगा मेरे भाई कि जो मल मूत्र होते हैं उनकी दुर्गंध हमारे नाकों तक बहुत तेज आती है। क्यों आती है? अगली चीज देखिए, हमारे घर में जो खाना पकते हैं उसकी दुर्गंध हमारे नाकों में बहुत तेज आती है, कुछ बन रहा है। और यदि मेरे भाई यदि आप सेंट कोई लगा लेता है, कोई परफ्यूम मारता है, उसकी भी दुर्गंध हमारे पास बहुत तेज आती है। तो उच्च घनत्व से मेरे भाई निम्न घनत्व की ओर जो गैस होती है वो प्रवाह करती है। उच्च घनत्व गैस जो होती है मेरे भाई उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाने की कोशिश करते हैं। यदि इसका तापमान ज्यादा है तो मेरे भाई इसका घनत्व भी ज्यादा होगा, जिससे ये तेजी से फैलती है। इसलिए जितना ज्यादा तापमान होता है उतनी ही तेजी ये खुशबू फैलती है। ठीक है, ध्यान से देखिए विसरण में क्या होता है मेरे भाई, यदि आप इसका तापमान ज्यादा होगा तो विसरण का गुण भी ज्यादा होगा। ठीक है, विसरण का गुण भी क्या होगा मेरे भाई, ज्यादा होगा। जैसे ध्यान से सीखिए मेरे भाई, जैसे हम आपसे क्या कर रहे हैं, जैसे मैं आपसे कह रहा हूं, ठीक है, खाने की सुगंध घर में फैल जाती है, घर में फैल जाती है अगर खाना गर्म है तो। ठीक है, अरे यस या नो बोलो तो मेरे भाई। आपने एक चीज सुना होगा मेरे भाई, खाने की सुगंध पूरे क्या होती है, घर में फैल जाती है। अगली चीज आपने क्या सीखा है मेरे भाई, आपने ये देखा इत्र, इत्र का मतलब होता है सेंट। आपने क्या देखा मेरे भाई, सेंट, सेंट की खुशबू फैल जाती है, फैल जाती है। अगला एग्जांपल में मेरे भाई आप देखिए मल मूत्र जो होते हैं, ठीक है, मानव के जो मल मूत्र होते हैं, मल मूत्र की दुर्गंध का पता चलता है, किसके कारण, विसरण के कारण पता चलता है। तो मेरे भाई विसरण के कारण आप इन तीन चीजों का उपयोग मेरे भाई आप दैनिक जीवन में देखते हो कि खाने पीने के जो वस्तुएं होती है उसके यदि उसका तापमान ज्यादा है तो उसकी खुशबू भी आपको तुरंत पता चल जाती है। यदि कोई व्यक्ति सेंट मार के जा रहा है तो उसकी खुशबू आपको पता चल जाती है। और यदि मेरे भाई आपसे क्या कह रहा हूं, यदि उस मल मूत्र कहीं पे है, कोई आदमी पेशाब किया है कहीं पे, तो उसकी आपको दुर्गंध आपको क्या होती है, दिखाई दे देती है, मतलब आपको महसूस हो जाता है। किसके कारण मेरे भाई, विसरण के कारण। विसरण में ऐसा क्या गुण होता है मेरे भाई, विसरण में क्या होता है कि जो गैस होती है वो उच्च घनत्व से निम्न घनत्व की ओर जाने का प्रयास करती है, और यदि तापमान ज्यादा है तो ये जल्दी से गुण फैलता है, जिसके कारण हमें ऐसा हो जाता है कि विसरण के द्वारा हम वस्तुओं को सूंघ सकते हैं, इस विसरण के ही कारण। ठीक है, नेक्स्ट देखिए मेरे भाई, अगला चीज देखिए, विसरण हो गया, विसरण के बाद है मेरे भाई परासरण। ठीक है, विसरण के बाद क्या है मेरे भाई, परासरण। ठीक है, क्या है मेरे भाई, परासरण। परासरण, परासरण में क्या होता है मेरे भाई कि कोई भी ऐसा पदार्थ है जो उच्च सांद्रता से निम्न सांद्रता की ओर जाने की कोशिश करता है, वो किसके अंतर्गत आता है मेरे भाई, परासरण के अंदर आता है। जैसे देखिए यदि मैं आपसे कहूं कि चना, ठीक है, मटर यदि पिचका हुआ हो, किशमिश यदि ये मेरे भाई पिचके हुए हो, यदि ये क्या है, पिचके हुए हो, तो पानी में डालने पर ये फूल जाते हैं। पानी में डालने पर, किशमिश अंगूर का बना होता है, ठीक है, डालने पर फूल जाते हैं। ठीक है, और अगर मेरे भाई किशमिश को, अगर मेरे भाई अंगूर को ठीक है, गाढ़ा नमक, अंगूर को गाढ़ा नमक या चीनी के घोल में डाल दोगे ना, डालने पर ठीक है, अंगूर को गाढ़ा नमक या चीनी के घोल में डालने पर अंगूर पिचक जाता है। अंगूर क्या होता है मेरे भाई, पिचक जाता है, पिचकना, अंगूर का पिचकना। ठीक है, ये चीज मेरे भाई आप लोग ध्यान देना। ठीक है, तो ये है मेरे भाई क्या चीज, परासरण। तो परासरण में क्या होता है कि उच्च सांद्रता वाले जो तत्व होते हैं, उच्च सांद्रता वाले जो तत्व होते हैं वो निम्न सांद्रता वाले तत्वों की ओर जाने की कोशिश करते हैं। यानी अंगूर के पास यदि मेरे भाई, उसमें यदि अंगूर को, यदि मेरे भाई चना मटर किशमिश यदि है, यदि ये पिचके हुए हैं, तो जैसे ही पानी में डालते हैं पानी की सांद्रता ज्यादा हो जाती है, इसलिए इसके ये क्या होते हैं, फूल जाते हैं। यदि अंगूर ये गाढ़ा नमक है, गाढ़ा है, इसका मतलब इसकी सांद्रता ज्यादा होगी, इसलिए अंगूर क्या होगा, पिचक जाएगा। तो ये बात मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है, देखिए
और भी इसके बाद कई सारे एग्जांपल्स हैं, जैसे मेरे भाई निस्तारण है, चुंबकीय पृथक्करण है, थ्रेसिंग है। निस्तारण किसे कहते हैं? यदि मेरे भाई आपने एक चीज किया है मेरे भाई, आपने एक चीज जरूर किया होगा कि यदि कोई मिट्टी है, उस मिट्टी में मेरे भाई क्या है, ऊपर पानी है, तो पानी को आप ऐसे निकाल दीजिए और नीचे मिट्टी आपकी रह जाती है, इसे हम कहते हैं निस्तारण। ठीक है। एक देखिए चुंबकीय पृथक्करण होता है। नदियों के किनारे मेरे भाई कुछ ऐसे लोग आपको देखेंगे जो क्या करते हैं, ऐसे लेके घड़ारी जैसे चलाते हुए जाते हैं, चुंबक में जितने सिक्के पाए जाते हैं वो आपको मिल जाते हैं। तो चुंबकीय पदार्थ को एक तरफ करना, अनुचुंबकीय पदार्थ को एक तरफ करना, इस प्रक्रिया को चुंबकीय पृथक्करण कहते हैं। ठीक है। अगला चीज देखिए मेरे भाई, थ्रेसिंग। ठीक है। थ्रेसिंग किसे कहते हैं? ये आपके क्लास 6 के एनसीईआरटी में मिलेगा। ठीक है। देखिए थ्रेसिंग का मतलब होता है कि अनाजों को पीट कर अलग कर देना ही हमारा थ्रेसिंग कहलाता है, और अवशिष्ट पदार्थों को अलग कर देना। जैसे मेरे भाई गेहूं जब हमारे कटाई होती है, जो धान की कटाई होती है, उसको थ्रेसिंग के द्वारा हम अलग कर देते हैं और अनाज को हम अलग कर देते हैं, ये थ्रेसिंग के कहलाता है। ठीक है। जैसे सरसों हो गई, तो इसको हम पीट के जो ऊपर का अन्न होता है, अन्न वाले भाग को रख लेते हैं, बाकी अन्य भाग क्या करते हैं, हटा देते हैं। ओसाई आप जानते हैं मेरे भाई, किसी भी कि कोई भी मेरे भाई यदि आपके सामने ऐसा पदार्थ है जिसमें आपको धीरे धीरे महीन महीन कण है, तो ओसाई के द्वारा उस महीन कण को हम क्या करते हैं, फेंक देते हैं, बाकी जो बचा हुआ है, अरे कोई सूप में लेके मेरे भाई ऐसे ऐसे करके हम लोग क्या करते हैं, ऐसे ऐसे करके मेरे भाई हम लोग क्या करते हैं, अनाज को नीचे रख देते हैं, बाकी सब अवशिष्ट पदार्थ क्या होते हैं, हट जाते हैं। ठीक है। इसको हम कहते हैं ओसाई। ठीक है। हमने बहुत सारे चीजों को सीखा, हमने हस्तचयन सीखा, हमने समुद्र के पानी से कैसे अशुद्ध जल बनता है वो सीखा, समुद्र के पानी से नमक कैसे बनता है वो सीखा, कच्चे पेट्रोलियम से पेट्रोल कैसे बनता है वो हमने सीखा मेरे भाई कि चुंबकीय पृथक्करण कैसे होते हैं, हमने आसवन विधि सीखा, प्रभाजी आसवन विधि सीखा, हमने सीखा मेरे भाई क्या चीज, विसरण हमने सीखा परासरण सीखा। तो ये कई सारे कंसेप्ट हम यहाँ से सीख के जा रहे हैं मेरे भाई। यकीन मानना यदि आप लोग यहाँ तक टिके होंगे तो ढेर सारा नॉलेज यहाँ से लेके ही गए होंगे, ये बात आप लोग मेरे भाई आप लोग ध्यान रखना। ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। अगली वीडियो में मैं आपको सामने लेके आऊंगा विभिन्न प्रकार की गैस, मार्स गैस किसे कहते हैं, मिसेल गैस किसे कहते हैं, कोल गैस किसे कहते हैं, आदर्श गैस किसे कहते हैं, एलपीजी गैस क्या होते हैं, सीएनजी गैस क्या होते हैं, उसको मैं पार्ट नंबर, ये लेक्चर नंबर 8 था, लेक्चर नंबर 9 में मैं आपको पढ़ा दूंगा। ठीक है। चलिए मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो में। मेरी तरफ से सेवा समाप्त। ख्याल रखना अपना, अच्छे से मेरे भाई आप लोग अपनी पढ़ाई करना। ये पूरी बेसिक क्लास जैसे खत्म हो गई वैसे हम अपना सिलेबस स्टार्ट कर देंगे। चलिए।